नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के अंत में होने हैं, अक्टूबर या नवंबर महीने में हो सकते हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट जो है बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ जो है सामने आ रहा है। 3 चरणों में जो है चुनाव हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक खबर जो है सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो 3 चरणों में ही हुए थे 2020 में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि छठ पूजा दिवाली को ध्यान में रखते हुए ही ये तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा इतने पहले इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि तेज प्रताप यादव, जो कि पिछली आरजेडी जेडीयू सरकार में मंत्री भी रहे, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, इस समय पार्टी से निष्कासित उनको कर दिया गया है। तमाम उन पर जो है वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हालांकि एलिगेशंस हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा चेहरा है बिहार की पॉलिटिक्स का, इसीलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। देखना होगा चुनाव आते आते कैसे परिस्थितियां बदलती है, क्या इसमें जो है बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सिंगल जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वो यही आरजेडी थी। 75 सीटें आरजेडी को मिली थी। हालांकि बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। बीजेपी कम सीटें लड़ी थी, जेडीयू से ज्यादा सीटें जो है यहां पर और ले सकती थी बीजेपी यहां पर कोलिशन में। बहरहाल अब वापस बढ़ते हैं चुनाव की तरफ। तो इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से काफी ज्यादा अलग है। जहां एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए बहुत पहले से ही ये घोषित एक हिसाब से कर चुकी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बीच अब चिराग पासवान की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है कि वो ये विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस समय केंद्रीय मंत्री वो हैं हालांकि, लेकिन चुनाव जो है बिहार का वो लड़ सकते हैं। बहरहाल इस बीच जो खबर मैं आपको बता रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, दरअसल दीपावली छठ का ध्यान रखा जाएगा। 22 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो नीतीश सरकार इस समय है उसका 22 नवंबर को एक कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि 22 नवंबर तक जो है सरकार बनानी होगी। ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि सितंबर आखिर में या अक्टूबर की शुरुआत में आचार संहिता लग सकती है और 22 नवंबर से पहले पहले नतीजे जो है घोषित होंगे। अब देखिए, यहां पर समझने वाला विषय यह है, पिछली बार जो वोटिंग हुई थी, पिछली बार की वोटिंग डेट्स मैं आपको बता दूं। जो 2020 में चुनाव हुआ था, 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर जो है मतदान हुआ था। दूसरा फेज का जो मतदान है वो 3 नवंबर को हुआ था। तीसरे फेज का मतदान जो है वो 7 नवंबर को हुआ था। 78 सीटों पर तीसरे फेज का मतदान हुआ था। दूसरे फेज के मतदान में 94 सीटों पर मतदान हुआ था। अब देखिए, यहां पर ये जो मतदान हुआ 28 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक, चूंकि इसमें छठ पूजा बाद में थी, छठ पूजा जो है लगभग एक हफ्ते बाद थी तीसरे चरण के, तो इसीलिए वहां पर चुनाव उस समय संपन्न हुआ। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। बहुत पहले चुनाव नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आपको बता दें, जो दिवाली है, पूरा दिवाली का जो हफ्ता ही रहने वाला है, अक्टूबर का जो तीसरे से चौथा हफ्ता है वो पूरा दिवाली का रहने वाला है। छठ पूजा की अगर बात की जाए तो 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक का छठ पूजा रहने वाली है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है कि चुनाव को प्रीपोन किया जाएगा। प्रीपोन यानी कि चुनाव को 1 से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले करवाए जाने की योजना यहां पर ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो चुनाव आयोग की टीम है, वो चुनाव आयोग की टीम इस जून महीने में जाने वाली है, बिहार का दौरा करने वाली है। तमाम बैठकें की जाएंगी और तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय जो है, अनडिक्लेयर्ड निर्णय, वो ले लिया जाएगा। आचार संहिता कब लगेगी ये तो उसी दिन सुबह पता लगता है। जिस दिन आचार संहिता लगनी हो, सुबह चुनाव आयोग की तरफ से एक मैसेज आता है कि 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसी दिन जो है तारीखों का ऐलान किया जाता है। अब यहां पर देखिए, जो एक्सपर्ट्स की राय माने, एक्सपर्ट्स का इसमें यह कहना है कि इस बार चुनाव जो है वो पहले नहीं होगा, बल्कि छठ पूजा और दिवाली को ध्यान में रखते हुए, चूंकि 28 अक्टूबर तक छठ पूजा चलने वाली है और कार्यकाल 22 नवंबर तक का है, तो ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है उस बीच में सब त्योहार में भी कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के साथ और पूरे समाज में और बिहार में जिस हिसाब से छठ पूजा मनाई जाती है, तो सब उसमें भी सहभागिता करेंगे। और इसीलिए माना जा रहा है कि छठ पूजा खत्म होने के 5 से 7 दिन के बाद या फिर 8 से 10 दिन के बाद पहले चरण का मतदान हो सकता है।
यानी कि पहले चरण का मतदान जो है वो 5 नवंबर या 7 नवंबर को हो सकता है। उसके बाद ज़्यादा डिले ना करते हुए 4-4 दिन के गैप में मतदान किया जा सकता है, यानी कि 4 से 5 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 8 से 9 नवंबर दूसरे चरण का और 12 से 13 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान हो सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद 15-16 नवंबर तक नतीजा आ सकता है, ताकि 22 नवंबर तक पूरा समय जो है वो यहाँ पर मिल सके सरकार बनाने के लिए। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि छठ पूजा में देश भर में जो बिहार के लोग आगे पीछे जाकर के काम करते हैं, पूरे देश भर में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वो छठ पूजा के समय बिहार में वापिस आते हैं। अधिकतर लोग बिहार में वापिस आते हैं, तो वो एक बहुत सही समय है कि लोग भी वहां पर रहेंगे, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने आएंगे और इसीलिए छठ पूजा के तुरंत बाद ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग हो सकती है। हालांकि अभी इसमें काफ़ी समय बाकी है, लेकिन चर्चा इसीलिए शुरू हो गई है क्योंकि अभी से तेज प्रताप यादव का जो मामला चल रहा है, इसी बीच लालू यादव और मामलों में गिरे हुए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम, उसमें केवल लालू यादव नहीं बल्कि पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार ही उसमें कहीं ना कहीं आरोपी के नाते नजर आ रहा है। उसका कितना बड़ा असर यहां पर हो सकता है इस चुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, नई पार्टी उन्होंने बना दी है, जनसुराज पार्टी। वो इस चुनाव में किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्या कोई सीट जीतेगी, और अगर सीट नहीं भी जीतेगी तो ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। वोटिंग परसेंटेज कितना आएगा इनका, कितने वोट लोगों के बटोर पाएंगे, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और बिहार चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है। मल्टी पार्टी इलेक्शन यानी कि जैसे एक तरफ हम दिल्ली में देखते हैं 2 से 3 ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में कांग्रेस भी आपकी जो है लगभग 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरजेडी आपकी है, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जेडीयू नीतीश की पार्टी है, उसके अलावा बीजेपी, ये प्रमुख पार्टियां बता रहा हूं मैं। इसके अलावा भी और कई सारे दल हैं। एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है। पशुपतिनाथ पारस वो भी अलग हो गए हैं इस बार, तो उनकी पार्टी अलग है। उसके अलावा जितना मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जितना मांझी की पार्टी एआईएमआईएम है, वो भी सीटें जीतती है वहां पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेफ्ट के वाम दल जो हैं, वाम दल की जो पार्टियां हैं वो भी चुनाव में उतरती है। तो कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी जो है इलेक्शन होता है बिहार में, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है किस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, यहाँ पर किन दलों को कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी। पिछली बार जैसा देखा गया कि बीजेपी को और ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था इन कंपैरिजन टू जेडीयू, और कम सीटों पर लड़े तो भी बेहतरीन जो है यहाँ पर रिजल्ट लाए थे। बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, जेडीयू 49 सीटें जीती थी। बाद में नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अहम बात यह है कि पिछले कुछ समय से यही देखा जा रहा है, सत्ता किसी की भी हो बिहार में, नीतीश कुमार उसमें फेस रहते ही रहते हैं। लेकिन इस बार इसी चीज़ को देखते हुए पहले ही एनडीए ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही जो है वो चेहरा होंगे इस बार एनडीए की तरफ से। बहरहाल अभी शुरुआती दौर है, चुनाव में बहुत समय बाकी है, बहुत चीजें होंगी बिहार के अंदर। क्या लग रहा है आपको इस बार अभी तक के हिसाब से क्या चीजें चल रही हैं बिहार में, और बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है इससे क्या होने वाला है, आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, लालू यादव को कितना असर पड़ने वाला है, क्या डैमेज उन्होंने कंट्रोल कर लिया, या फिर जो ये चीजें चल रही हैं तेज प्रताप यादव की, ये नुकसान देंगे आरजेडी को। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।